नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, वो रसायन विज्ञान से तत्वों का वर्गीकरण। कहीं कहीं पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भी लिखा रहता है। ये जो तत्वों का वर्गीकरण है, इस चैप्टर में हम पूरी बातें जो है आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो है आवर्त सारणी को किन किन वैज्ञानिकों ने बनाने का प्रयास किया और कहाँ तक सफल रहे, ये सारी बातें आज इस टॉपिक में होंगी। और आवर्त सारणी को बनाते समय किन किन वैज्ञानिकों ने अपने नियम प्रस्तुत किए, इस टॉपिक पर आज हमारा ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस अपना सपोर्ट और सहारा बनाए रखिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखा करिए। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है दोस्त, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्गीकरण का अर्थ समझते हैं। यहाँ है वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्गीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इसे हम हिंदी में बंटवारा भी कहते हैं। क्लासीफाई करना, बंटवारा करना। तत्वों का वर्गीकरण का तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस वर्गीकरण का अर्थ है बांटना। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ, जब भी 19वीं सदी का प्रारंभ था तो अनेक तत्वों की जो है खोजें होने लगी। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक तत्व खोजे जाने लगे। अनेक तत्वों की खोज होना शुरू हो गई। ये प्रारंभ है 19वीं सदी का। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक तत्वों की खोज होना शुरू हो गया था, और जैसे जैसे तत्व खोजे गए तो एक जैसे मिलते जुलते लक्षणों वाले तत्वों को, यानी जिनके लक्षण क्या थे, ऐसे तत्व जिनके लक्षण आपस में क्या थे, समान थे, उन तत्वों को जो है एक साथ रख दिया गया, एक साथ रखा गया। ठीक है दोस्त, वे तत्व जिनके लक्षण क्या थे, एक दूसरे के समान थे, उन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाने लगा। और जब उन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाने लगा, रखा जाने लगा, वहीं से निर्माण हुआ आवर्त सारणी का। किसका? आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी को में तत्वों को एक ही स्थान पर उनके परमाणु क्रमांक या उनके परमाणु भार के आधार पर जब व्यवस्थित किया जाने लगा, तो जो है हमने पाया कि प्रत्येक तत्व जो कि एक दूसरे के साथ साथ रखे गए हैं, उनमें कुछ ना कुछ समानता है। क्या है? समानता। अब वो समानता चाहे तत्वों के लक्षण की हो, वो समानता चाहे जो है परमाणु क्रमांक की हो, वो समानता चाहे परमाणु भार की हो, किसी प्रकार से समानता है। पर इस आवर्त सारणी को बनाने में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। हमने इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ना है, पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डोबरनियर का त्रिक समूह। क्या नाम था? डोबरनियर का त्रिक समूह। त्रिक मतलब होता है तीन का। त्रिक समूह, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ, यहाँ पे आप ट्राइड्स बोलेंगे। इन्होंने यह नियम, याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। ये 1800 के बाद का जो समय है, 19वीं सदी में हम प्रवेश कर जाते हैं। 1829 ईस्वी में जब इन्होंने अपना त्रिक समूह प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने बताया था उस समय के लिए कि जो तत्व हैं, सबसे पहले है लिथियम। कौन है? लिथियम। उसके बाद है सोडियम,
वर्ग नंबर फर्स्ट जब आप देखेंगे उसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर यहाँ है सल्फर, फिर सेलेनियम और उसके बाद है टेलुरियम Te, इतने तत्व हैं। उसके बाद आगे है क्लोरीन Cl और फिर ब्रोमीन Br, उसके बाद है आयोडीन I और उसके बाद है कैल्शियम Ca, उसके बाद है स्ट्रांसियम Sr और सबसे लास्ट में जो है वो है बेरियम जिसको हम कहते हैं Ba। ठीक है, इतने तत्व इनके पास थे। इन्हीं तत्वों को इन्होंने आधार बनाकर जो है एक बहुत ही अच्छा नियम प्रस्तुत किया, और परंतु जो मान्य नहीं हुआ, आगे चलकर जो विफल हो गया। इन्होंने कहा कि इसका जो परमाणु, लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो 6.940 होता है। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 22.997। ठीक है, और पोटेशियम का 39.100 होता है। और वहीं पर देखा जाए तो सल्फर का 32.066 होता है। और ये सेलेनियम जो है, सॉरी सल्फर के बाद है सेलेनियम, ये 78.960 होता है। और ये जो है टेलुरियम का 127.610 होता है। और क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन का होता है 35.457। इसी प्रकार से ब्रोमीन। आइए हम आपको समझाते हैं। सबके परमाणु भार यहाँ पे लिखे नहीं जा सकते, लेकिन समझने के लिए कुछ तो कर सकते हैं हम। इन्होंने कहा क्या होता है कि जिनके गुणों में तीव्रता से बढ़े हुए परमाणु भार के साथ घटती है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कहा कि यदि आवर्त सारणी के किन्हीं दो तत्वों को, यानी पहले और तीसरे को, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मैं लिख देता हूँ, ए पहला तत्व है और ये दूसरा तत्व है और ये तीसरा। ठीक है, यदि आवर्त सारणी के किन्हीं दो तत्वों को, पहले और तीसरे को, एक साथ रख दिया जाए और उनका समांतर माध्य निकाला जाए। क्या निकाला जाए? समांतर माध्य। क्या निकाला जाए? समांतर माध्य निकाला जाए तो समांतर माध्य जब निकलेगा तो पहले और तीसरे का समांतर माध्य जो है दूसरे के क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। पहले और तीसरे तत्व का जो है समांतर माध्य किसके बराबर होगा? बीच वाले तत्वों के बराबर होगा। आइए देखते हैं। जैसे मानिए कि ये, ध्यान दीजिएगा, ये है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक मान लीजिए, परमाणु भार जो होता है वो हमने मान लिया कि कितना होता है। यहाँ मैं रख दूँ अगर 6 ना, 6.994 है ये। ठीक है, और इसका कितना होता है? इसका होता है +39.100। इतना हो गया। ये किसका है? लिथियम का। और ये किसका है? पोटेशियम का। इनको आपस में हमने क्या कर लेना है? इनको आपस में कर लेना है ऐड, यानी इन्हें आपस में जोड़ लेना है। जब भी आप इन्हें आपस में जोड़ोगे ना, तो इन्हें आपस में जोड़ने पर आप ध्यान दीजिएगा आपका कितना आएगा। इधर जोड़ लेते हैं, 39.100 प्लस 6.9940। ये 0 हो गया और ये हो गया 4, ये 9, ये 0 और ये 9 से 15, 1 16 के 6 और यहाँ पे 4 है ना। 46 कितना आ जाएगा? ये 940। कितना आया? 46.940 है ना। अब एक काम करिए कि 46.0940 में इसको जोड़ कर इसमें 2 से भाग कर देनी है। और जब भी आप 2 से भाग करोगे ना, आपका लगभग आ जाएगा 22.997। ठीक है,
और ये किसका परमाणु भार है? 22.997। ये परमाणु भार है सोडियम का। किसका? सोडियम का। तो इस तरह से क्या होता है, पहले और तीसरे को लेकर के जब हम क्या करते हैं, दो से पहले और तीसरे को जोड़कर, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको लेकर के जोड़ देंगे, फिर जो है 2 से भाग कर देंगे तो इस बीच वाले का आ जाएगा। चाहे आप इसको लेकर के जोड़कर जो है क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो इस बीच वाले का आ जाएगा। इसी को कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं दोस्त? समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है समांतर माध्य। तो डोबेनियर ने बताया था कि यदि क्या किया जाए, पहले और तीसरे तत्व को आपस में, पहले और तीसरे तत्व को लेकर, कौन कौन से? पहले और तीसरे तत्व को लेकर के, पहले और तीसरे तत्व को लेकर के, पहले और तीसरे को जोड़कर अगर क्या किया जाए, 2 से भाग दिया जाए, तो जो है जो समांतर माध्य निकल कर आता है वो दूसरे तत्व के क्या होता है? समान होता है। इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ यही होगा, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यही होगा कि मान लीजिए हमें आवर्त सारणी जब में जो तत्वों की खोज होना शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, तो जो तत्व पहले खोजे गए, उन तत्वों में उनको जब क्रम वाइज व्यवस्थित किया गया, तो क्रम वाइज व्यवस्थित करने में हो सकता है कि पहले और तीसरे का परमाणु भार पता रहा हो और दूसरे का परमाणु भार नहीं पता है। तो जब दूसरे का जो है हमें परमाणु भार, एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो इस प्रकार से पहले और तीसरे तत्व को जोड़कर उनका समांतर माध्य निकालने पर दूसरे वाले तत्व का परमाणु भार क्या हो जाएगा? निकलकर सामने आ जाएगा। तो ये परमाणु भार की खोज के लिए जो है इस नियम को क्या किया गया? बताया गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला नियम आता है, ये डोबेनियर का त्रिक समूह, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब दूसरा नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। यहाँ से लिखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, आप इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवस ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवस। न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था और ये जो है इन्होंने दिया था 1863 से लेकर के 65 के बीच में। 1863 से 65 के बीच में वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था और इस अष्टक नियम में इन्होंने कहा था कि यदि क्रम वाइज 7 तत्वों को रखा जाए, कितने? 7 को रखा जाए। अष्टक नियम मतलब होता है 8 तत्व, लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अगर हम क्रम वाइज जो है 7 तत्वों को रखते हैं तो आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व जो है क्या होगा? पहले वाले तत्व से बिल्कुल समानता प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से कितने तत्वों को रखा जाए? 7 तत्वों को। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ले लिया हाइड्रोजन H, उसके बाद इन्होंने लिया लिथियम, पहला वाला वर्ग देखिए, उसके बाद है बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद है कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद है फ्लोरीन। चलिए, इन्होंने कहा क्या किया जाए कि यदि क्रम वाइज 7 तत्वों को व्यवस्थित किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्रम वाइज 7 तत्वों को व्यवस्थित किया जाए, इसका परमाणु भार 1.008 होता है और इसका इसी प्रकार से इसका भी होता है। तो इसे जो है हम एक नियम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इन्हें कह सकते हैं कि पहला वाला जो है, पहले वाले तत्व के संपूर्ण लक्षण जो है 8वें वाले तत्व के संपूर्ण लक्षण से क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। यदि हम क्या करें कि आवर्त सारणी के किन्हीं 8 तत्वों को जो है क्रम वाइज व्यवस्थित करें, तो पहले तत्व के लक्षण जो है 8वें तत्व के समान होते हैं। ये किस प्रकार से इन्होंने कहा? इन्होंने कहा जिस प्रकार से सरगम, जैसे यहाँ पे सा रे
गा मा प ध नी, फिर देखिए सा रे गा मा प ध नी, फिर क्या लौट क्या आता है सा। तो जो आठवां तत्व है ये सरगम के जो है सातों सुरों के आसपास चलता है कि यदि आप सा रे गा म पा द नी सा करते ना तो उसके बाद लास्ट में जो सा आता है वो पहले सा के क्या हो जाता है, समान हो जाता है, इसलिए इसे सरगम नियम भी कहते हैं, सरगम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पहला तत्व जो है आठवें तत्व से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। यदि हम क्रम वाइज जो है पूरे आवर्त सारणी के तत्वों को लिख लें तो उसमें देखा जाए तो प्रत्येक पहला तत्व जो है आठवें तत्व से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। अब आवर्त सारणी के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति लाने वाले जो वैज्ञानिक थे, अब हम उनकी बात करें तो उनका नाम था वैज्ञानिक मेंडलीव। इनका नाम आपने सुना होगा, वैज्ञानिक मेंडलीव। इनको तो कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का जनक। एक व्यवस्थित आवर्त सारणी की आधारशिला रखने का श्रेय वैज्ञानिक मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव ने एक व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाने का सबसे अच्छा प्रयास किया, जो कि इसकी ही सहायता से आज की वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी पर ही जो है क्या है, निर्भर है, चल रही है। आवर्त सारणी में जो मेंडलीव ने एक काम किया कि कुछ तत्वों को उठाया समान परमाणु भार वाले तत्वों को एक साथ रखा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक कम थे उन्हें पहले रखा और जिन तत्वों के परमाणु भार अधिक थे उन्हें बाद में रखा। तो मेंडलीव ने ये काम जो है, इनका पूरा नाम था सर डी आई मेंडलीव, और इन्होंने ये काम जो है 1869 ईस्वी में क्या किया, शुरू किया। 1869 ईस्वी में ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने आवर्त सारणी को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। मेंडलीव यहीं से होती है आवर्त सारणी की शुरुआत। मेंडलीव और मोजले दो वैज्ञानिक थे। तो मेंडलीव और मोजले इन दोनों के नियमों को नहीं अगर पढ़े तो इस चैप्टर में समझ जाए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन आज जो डोबेनियर का अंतरिक्ष समूह था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये दोनों नियम समझाएं। अब मेंडलीव और मोजले ये अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।